नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रीलिम्स के इस सेशन में, जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। करंट अफेयर्स के साथ जीएस की चर्चा होती है, जीके की चर्चा होती है और लास्ट में मैथ से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको इस सेशन में देखने को मिल रही होंगी, जिसका हमने लगभग समग्रता से अध्ययन किया है और इसी क्रम को हम आगे आज भी बढ़ा रहे हैं। और आज भी सबसे पहले हम करंट अफेयर्स घटनाक्रम को देखने जा रहे हैं। आप में से कुछ लोग पहली बार हो सकता है देख रहे हों, तो आपको बता दें, आपका यह सेशन बिहार दरोगा हो गया। ठीक है, बिहार दरोगा के साथ आपका BSSC का जो एग्ज़ाम है 10+2 वाला जो एग्ज़ाम है, साथ ही साथ जो BPSC का एग्ज़ाम है, इन सभी के प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। सभी कंटेंट आपकी प्रारंभिक परीक्षा से संदर्भित हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सेशन है, ये 100% प्रीलिम्स ओरिएंटेड सेशन है, जिसमें सिर्फ हम प्रीलिम्स की बात करते हैं और प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में ही हम देखते हैं। आज करंट अफेयर्स में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सतरिया सैटेलाइट, SATRIA। एक सैटेलाइट है, इसके बारे में हमने पूर्व में भी आपको बताया था, लेकिन आज एक बार फिर से ये चर्चा में है तो हम इसकी बात करेंगे। अब सबसे पहले प्रश्न यही बन जाता है कि ये जो सैटेलाइट है, सतरिया नामक ये जो सैटेलाइट है, ये किस देश की है। पहला प्रश्न यही बन जाता है। तो आपको बता दें, ये सैटेलाइट एक देश है हमारा एशिया में, जिसको बोलते हैं इंडोनेशिया। तो ये इंडोनेशिया की सैटेलाइट, किसकी सैटेलाइट है? इंडोनेशिया की सैटेलाइट है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडोनेशिया की जब हम बात करते हैं तो यह भी याद रखना है कि इंडोनेशिया की जो नई राजधानी बन रही है, इंडोनेशिया की जो नई राजधानी बन रही है, उसका नाम है नूसंतारा। क्या नाम है? नूसंतारा। ये भी आपको याद रखना है, इंडोनेशिया की ये नई राजधानी होगी नूसंतारा। और आप जानते हैं इंडोनेशिया क्योंकि एक द्वीपीय देश है और कई सारे द्वीपों पर बसा देश है, जैसे आपको यहाँ पे बोर्नियो द्वीप देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत प्रसिद्ध द्वीप है। और आपको बता दें, ये जो राजधानी है इनकी नूसंतारा, ये बोर्नियो द्वीप पर ही स्थित है। ठीक है, बोर्नियो द्वीप पर ही स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। आपने ईस्ट कालीमंथन का नाम सुना होगा। ईस्ट कालीमंथन मैंने कई बार आपको बताया है। तो आप में से यदि किसी को पता है कि ईस्ट कालीमंथन किस द्वीप पर स्थित है, इंडोनेशिया के किस द्वीप पर स्थित है, तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अब हम क्योंकि इंडोनेशिया की चर्चा कर रहे हैं, हमने देखा कि जो सत्रिया नामक सैटेलाइट है ये इंडोनेशिया की है और हम चर्चा इंडोनेशिया की कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में आसियान समिट हुआ था। क्या हुआ था? आसियान समिट हुआ था। और आसियान समिट की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दूं कि आसियान समिट जो है ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था लबुआन बाजो, याद रखिएगा, लबुआन बाजो। और लबुआन बाजो कहाँ पे है? ये है इंडोनेशिया में। तो ये जो समिट हुआ ये कहाँ हुआ? ये समिट हुआ इंडोनेशिया में, लबुआन बाजो में हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आसियान समिट लबुआन बाजो इंडोनेशिया में संपन्न हुआ था। तो आपसे यदि पूछा जाए कि आसियान समिट 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो आप बताएंगे कि इसका आयोजन इंडोनेशिया में हुआ। इंडोनेशिया की जब हम बात करते हैं, पिछले दिनों मैंने आपको कई बार हमने एक सैन्य अभ्यास के बारे में बताया, जिसका नाम है कोमाडो। कोमाडो अभ्यास मैंने आपको बताया था कि ये जो कोमाडो अभ्यास है ये इंडोनेशिया करता है। और कोमाडो ये जो नाम दिया गया, ये आया है कोमोडो ड्रैगन से। ठीक है, कोमाडो ड्रैगन से। और कोमाडो ड्रैगन क्या है? याद रखिएगा, कोमाडो ड्रैगन एक छिपकली होती है और ऐसे कोई आम छिपकली नहीं है ये, आप कह लीजिए सबसे बड़ी जो छिपकली है उसका नाम है कोमोडो ड्रैगन। और इसी के नाम पर इस अभ्यास का नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? कोमोडो एक्सरसाइज। ठीक है, इसके साथ साथ जब हम सैन्य अभ्यास की बात कर रहे हैं, तो क्या भारत भी इंडोनेशिया के साथ कोई सैन्य अभ्यास करता है? जी हाँ, भारत भी इंडोनेशिया के साथ सैन्य अभ्यास करता है। पहला नाम है गरुण शक्ति। ठीक है, गरुण शक्ति पहला सैन्य अभ्यास। और दूसरा सैन्य अभ्यास है समुद्र शक्ति। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने की जरूरत है।
गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति, ये दो सैन्य अभ्यास हैं आपके जो आपको पता होने चाहिए। और ये दोनों के दोनों सैन्य अभ्यास हम किसके साथ करते हैं? ये दोनों के दोनों सैन्य अभ्यास याद रखना है, हम इंडोनेशिया के साथ करते हैं। इंडोनेशिया लगातार चर्चा में रहता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई ज्वालामुखी पर्वत हैं। क्या हैं? ज्वालामुखी शिखर हैं। और ये जो ज्वालामुखी शिखर हैं ये लगातार फटते रहते हैं, मतलब लगातार सक्रिय होते रहते हैं। और इनमें से कुछ आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी एक ज्वालामुखी इनका कुछ दिनों पहले फटा था जिसका नाम था अनाक। ये पूछा जा सकता है, अनाक क्राकाटाउ। क्या नाम है? अनाक क्राकाटाउ। अनाक क्राकाटाउ नामक ये जो ज्वालामुखी है ये अभी हाल ही में फटा था। अनाक क्राकाटाउ नामक जो ज्वालामुखी है ये हाल ही में अभी फटा था और इसके कारण इंडोनेशिया में बहुत सारी समस्याएं इस क्षेत्र में देखने को मिली थी। इसके साथ साथ यहाँ पे कई सारे अन्य ज्वालामुखी शिखर हैं, जैसे आपको देखने को मिलता है माउंट सिनाबंग। कई बार मैंने बताया है, यदि आपने नोट किया होगा तो आप देखेंगे माउंट सिनाबंग। माउंट सिनाबंग के साथ साथ माउंट सोमेरु आपको देखने को मिलता है। माउंट सोमेरु आपको देखने को मिलता है। माउंट सोमेरु के साथ साथ आपको यहाँ पे माउंट मेरापी आपको देखने को मिलता है। माउंट मेरापी देखने को मिलता है। माउंट मेरापी के साथ साथ माउंट अगुंग आपको देखने को मिलता है। माउंट अगुंग आपको देखने को मिलता है। और यहीं पे आपको बता दें, आपको माउंट लियोटोक भी देखने को मिलता है। ठीक है, माउंट लियोटोक, LEWOTOK, ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। तो इतनी जानकारी आपको अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। आगे जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें यहीं पे, क्योंकि हम इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि अभी हाल ही में फोर्थ आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन, याद रखिएगा, फोर्थ आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम जो था 2023, फोर्थ आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम 2030, इसका भी आयोजन कहाँ किया गया था? इसका भी आयोजन कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, इसका आयोजन हुआ था मलेशिया में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? इसका आयोजन हुआ था मलेशिया में। और आप जानते हैं मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सब पड़ोसी देश हैं। तो इसका भी आयोजन कहाँ हुआ था? मलेशिया में हुआ था। यह भी आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम है, इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसमें अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब हम बात करते हैं फोर्थ आसियान इंडिया समिट की, तो आपको आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम की, तो आपको बता दें कि थर्ड कहाँ पे हुआ, पूछा जा सकता है। तो थर्ड एडिशन जो इसको हुआ था उसका एक पड़ोसी देश है जिसको बोलते हैं कंबोडिया। तो ये थर्ड एडिशन कहाँ पे हुआ था? कंबोडिया में हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल की जब बात करते हैं, ये कहाँ पे संपन्न हुआ? ये जकार्ता में हुआ। कहाँ पे? जकार्ता में। तो याद रखिएगा, आसियान इंडिया मिलेट मतलब बाजरा, मिलेट फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? जकार्ता में हुआ। इसके साथ साथ आपको बता दें एक और बैठक होती है जो 10वीं बार हुई, जिसको बोलते हैं ADMM+। ठीक है, आसियान, इसका फुल फॉर्म है आसियान डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग। तो आसियान डिफेंस मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग है यह भी जकार्ता में संपन्न हुई। या ऐसे पूछी जा सकती है कि आसियान रक्षा मंत्रियों की जो 10वीं बैठक थी उसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आसियान रक्षा मंत्रियों की जो 10वीं बैठक थी उसका आयोजन जकार्ता में किया गया। इतनी जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि हम आसियान देशों की बात कर रहे हैं, तो आसियान देशों में एक देश आपका आता है लाओस। एक देश आता है लाओस, बहुत महत्वपूर्ण है।
लाओस जो देश है, आपको बता दें सबसे पहले आसियान समिट, आसियान समिट आसियान समिट 2024 जो आयोजित की जाएगी वो लाओस में आयोजित की जाएगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक फाइलेरिया फाइलेरियसिस, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, ठीक है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस ये एक बीमारी है। और अभी हाल ही में यदि मैं बात करूं तो लाओस जो है इस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया है। और किसने घोषित किया है? WHO ने। तो याद रखिएगा, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त घोषित किया है WHO ने, किसको? लाओस को। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इससे दूसरा देश कौन सा मुक्त हुआ है, तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी इस डिजीज से 2 ही देश मुक्त हुए हैं WHO के अनुसार, और पहला है लाओस, दूसरा है बांग्लादेश। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है, तो इसको खूब अच्छे से याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से अनिवार्य रूप से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, जहाँ पे जोर दे के मैं बोलूँ तो उसको बहुत अच्छी से नोट कर लेना है। ठीक है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। आगे बढ़ते हैं, अगला और दूसरा टॉपिक। अब यहाँ से टॉपिक आपका चेंज होता है। अभी तक एक ही टॉपिक से हम ढेर सारे करंट अफेयर्स, ढेर सारे प्रश्नों को देखा। आज का जो दूसरा टॉपिक है वो है, बात हो रही है 5T के बारे में। आपसे पूछा जा सकता है कि 5T नामक ये प्रोग्राम जो है कौन सा राज्य चला रहा है, तो आप बताएंगे इसको संचालित कर रहा है ओडिशा। लेकिन अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? पूर्व में ओडिशा हो गया है, तो ओडिशा इसको संचालित कर रहा है। अब अगर 5T की बात हो रही है, 5T की बात हो रही, तो 5T में आता क्या क्या है? पहले टी का मतलब है टीम वर्क। क्या आता है? टीम वर्क। दूसरे टी की जब हम बात करते हैं तो आता है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। तीसरे टी की जब हम बात करते हैं तो बात आती है टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी। और चौथे टी की बात करते हैं तो टाइम। पांचवें टी की बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको पता होना चाहिए। पहले से हो गया टीम वर्क, दूसरा ट्रांसपेरेंसी, तीसरा हो गया टेक्नोलॉजी, चौथा हो गया टाइम, और पांचवा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। और अब इसमें छठवां टी जोड़ा गया है। और जो छठवां टी है, यदि मैं बात करूं, जो छठवां टी जोड़ा गया है वो है टूर। कौन सा है? टूर। तो 6 टी हो गए हैं। पहले 5T मिशन चल रहा था उड़ीसा में, अब इसको 6T में कन्वर्ट कर दिया गया है। और जो छठवां टी जुड़ा है उसका मतलब है टूर। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब कुछ चीज़ यहाँ पे और देख लेते हैं, जैसे AMA बैंक सुविधा। AMA बैंक सुविधा ये किसने शुरू किया है? उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। AMA बैंक सुविधा क्या है? इसके माध्यम से उड़ीसा सरकार चाहती है कि जो उड़ीसा सरकार की पंचायतें हैं, उड़ीसा राज्य में जो पंचायतें हैं, उन सभी में कम से कम बैंक की शाखाएं स्थापित की जाएं। और उड़ीसा में कुल यदि मैं बात करूं ग्राम पंचायतों की, तो 6,798 ग्राम पंचायतें हैं। और 6,798 ग्राम पंचायतों में से 4,373, या आप दूसरे शब्दों में कह लीजिए लगभग 75% ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पर बैंक की कोई भी शाखा उपलब्ध नहीं है। तो इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे बैंक की कोई भी शाखा उपलब्ध नहीं है। और ये मिशन कौन चला रहा है कि बैंक की शाखाएं खुल जाएं प्रत्येक ग्राम पंचायत में? ये चला रहा है AMA बैंक सुविधा। और AMA बैंक सुविधा उड़ीसा राज्य सरकार चला रही है, जिसको लेकर के इन्होंने कई सारे बैंकों से टाइप किया है। अगला आता है, भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र क्या है? भारत का पहला दूरसंचार, याद रखिएगा, भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र
आपको बता दें, जब भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की बात आती है तो आपको बता दें कि ये आईआईटी एक है जिसको बोलते हैं आईआईटी रुड़की। तो आईआईटी रुड़की का जो सहारनपुर कैंपस, याद रखिएगा, आईआईटी रुड़की का जो सहारनपुर कैंपस है वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। तो आईआईटी रुड़की के सहारनपुर कैंपस में इसको स्थापित किया गया है, जहाँ पे 30 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है और यहाँ पे 5G और 6G पर रिसर्च देखने को मिली। तो भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र आईआईटी रुड़की में सहारनपुर में इसको खोला गया है। ठीक है, अब बात आती है बल्क, याद रखिएगा, बल्क ड्रग पार्क की। बल्क ड्रग पार्क की बात होती है तो आपको बता दें ये जो पार्क बना है ये है ललितपुर में। कहाँ पे? ललितपुर। और ललितपुर की जब हम बात करते हैं कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो बल्क ड्रग पार्क की जब हम बात करते हैं तो ललितपुर उत्तर प्रदेश में ये बनाया गया है। और आपको बता दें कि पिछले वर्ष, ध्यान रखिएगा, पिछले वर्ष मैंने आपको बताया था यदि याद हो कि 3 बल्क ड्रग पार्क, ठीक है, 3 बल्क ड्रग पार्क बनाने की बात की गई थी। और ये तीनों कहाँ कहाँ बन रहे थे? पहला बन रहा था ईस्ट गोदावरी जिले में, ठीक है, ईस्ट गोदावरी जिले में बन रहा था। दूसरे की जब हम बात करते हैं तो ऊना में बन रहा था, ठीक है। और तीसरे की जब हम बात करते हैं तो ये भरूच गुजरात में बन रहा था। तो ये आपको तीनों पता होने चाहिए। और यहीं पर आपको बता दें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ललितपुर यूपी की, तो यूपी में याद रखिएगा स्टेट एक्वाटिक एनिमल इन्होंने घोषित किया है अपना, स्टेट एक्वाटिक एनिमल। तो यूपी का जो स्टेट एक्वाटिक एनिमल है वो है गैंगेटिक डॉल्फिन, याद रखिएगा, गैंगेटिक डॉल्फिन। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं और इसी में कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। जब हम यूपी की बात कर रहे थे तो कानपुर भी है, ठीक है, और कानपुर में एक आईआईटी है जिसको बोलते हैं आईआईटी कानपुर। अब यहाँ से कुछ चीज़ें आपको बता दूँ कि आईआईटी कानपुर की जब बात करते हैं तो इन्होंने बनाया है एटमैन, ठीक है। अब बात आती है कि ये एटमैन है क्या? तो याद रखिएगा एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर से किसने तैयार किया है? जिसको बोलते हैं एटमैन। इसको किसने तैयार किया है? इसको तैयार किया है आईआईटी कानपुर ने। जब हम कानपुर की बात कर रहे हैं, आपको पता होगा कानपुर में एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसको बोलते हैं ग्रीन पार्क स्टेडियम। क्या बोलते हैं? ग्रीन पार्क स्टेडियम। ग्रीन पार्क स्टेडियम की बात हम कर रहे हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में एक दूसरा भी स्टेडियम है जिसको बोलते हैं इकाना, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम। और एक तीसरा भी है, बन रहा है और बन नहीं रहा है, मतलब बनेगा, वो बनेगा वाराणसी में। तो और इसको बनाएगा एल&टी। तो यदि ये बन के तैयार हो गया तो उत्तर प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हो जाएंगे। पहला ग्रीन पार्क, दूसरा इकाना और वाराणसी इंटरनेशनल स्टेडियम। ये 3 स्टेडियम आपको याद रखने की ज़रूरत है जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया उत्तर प्रदेश की बात। अगला आप जानते हैं कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव समाप्त हो चुका है। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो जो 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसकी जब बात करते हैं और बात हो रही है 2023 की, ये IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आप इसको कहते हैं, या हिंदी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, गोवा में इसका आयोजन किया गया था। हर बार गोवा में ही आयोजन किया जाता है
और अब इसमें क्या याद रखने की ज़रूरत है, कुछ पुरस्कार जैसे गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। जब हम गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि एक मूवी है जिसका नाम है एंडलेस बॉर्डर, एंडलेस बॉर्डर्स। और एंडलेस बॉर्डर की जब हम बात करते हैं, ईरान की फिल्म है, किसकी फिल्म है, ईरान की एक फिल्म है एंडलेस बॉर्डर। और इसके डायरेक्टर हैं याद रखिएगा अब्बास अमीनी। कौन है, अब्बास अमीनी। तो इतना याद रखना है कि एंडलेस बॉर्डर्स एक मूवी है जो कि ईरान की फिल्म है, इसके डायरेक्टर हैं अब्बास अमीनी। इस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आयोजन कहाँ पे हुआ तो याद रखिएगा इनका नाम है स्थल का श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है, क्योंकि गोवा में था तो गोवा में ही होगा। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए और पूछा जा सकता है कि भैया बेस्ट वेब सीरीज कौन सी थी, बेस्ट वेब सीरीज जब आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा पंचायत। बेस्ट वेब सीरीज कौन थी पंचायत, और पंचायत सीजन 2। ठीक है, बेस्ट वेब सीरीज पंचायत सीजन 2 थी, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो फिल्म पुरस्कार है कब से प्रारंभ हुआ, 1952 से ये पुरस्कार दिया जाता है और इस बार 54वीं बार ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए बेस्ट एक्टर मेल, बेस्ट एक्टर मेल तो याद रखिएगा इनका नाम है पैरिया रहीमी सैन। ठीक है, पैरिया रहीमी, पैरिया रहीमी सैम, ये बेस्ट एक्टर थे। और यदि पूछ लिया जाए कि बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी तो याद रखना है मेलानी थेरी। ठीक है, मेलानी थेरी ये बेस्ट एक्ट्रेस थी। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। क्या चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे हमने देखा कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका आयोजन कहाँ होता है हर बार, गोवा में होता है। गोवा का एक पड़ोसी राज्य है जिसको बोलते हैं कर्नाटक। ठीक है, और इस राज्य की राजधानी है क्या, बेंगलुरु। ठीक है, जिसको सॉफ्टवेयर सिटी के नाम से भी जानते हैं। और आपको बता दें कि बेंगलुरु में भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बन रहा है। क्या बन रहा है, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कहाँ बन रहा है, तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बन रहा है कहाँ, बेंगलुरु में। और इसकी कुल लंबाई होगी 287 किलोमीटर। तो भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क, सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ बन रहा है, बेंगलुरु में बन रहा है, जिसकी कुल लंबाई होगी 227 किलोमीटर। और जब हम फिल्म पुरस्कारों की बात कर रहे थे, एक पुरस्कार और होता है जिसको बोलते हैं ICFT यूनेस्को गांधी पदक। क्या बोलते हैं, यूनेस्को गांधी पदक। ये किसको दिया जाता है, यूनेस्को गांधी पदक जो है ये दिया जाता है किसको, जो गांधी के सिद्धांतों को परिपूर्ण करने वाली फिल्म होती है उसको दिया जाता है। इस बार ये दिया गया एक मूवी को जिसका नाम है ड्रिफ्ट। तो यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। फिल्मों की बात कर रहे हैं तो आप ये भी याद रख लीजिए कि 28वां यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव, 28वां यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव, यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है, 28वां यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव ये आयोजित किया जा रहा है दिल्ली में और चेन्नई में, दो जगहों पर आयोजित किया जा रहा है। इसको भी याद रखिएगा। साथ ही साथ यह भी याद रखिएगा कि इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम याद रखना बहुत जरूरी है, वो है वोमेन इन सिनेमा। ठीक है, वोमेन इन सिनेमा। ठीक है, वोमेन इन सिनेमा ये इसकी थीम थी, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ जो करंट अफेयर्स का ये आप कह सकते हैं सेशन था, बुलेटिन था, ये अब समाप्त होता है। और करंट अफेयर्स के बाद अब हम बात करेंगे जीएस खंड की। जीएस खंड में हम क्या देख रहे थे, जीएस खंड में यदि आपको याद हो, जीएस खंड के अंतर्गत
हम देख रहे थे 1857 की क्रांति। क्या देख रहे थे? 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति को समग्रता से हमने देखा था कि भाई 1857 की जब क्रांति की बात करते हैं तो कम से कम किन चीज़ों पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से जब हम 1857 की बात करते हैं, 1857 के प्रथम विद्रोह की बात करते हैं, तो कुछ चीज़ें और आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले इसके बारे में हमने क्या बताया कि कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने नेतृत्व संभाला, जिन्होंने इस युद्ध का, इस विद्रोह का नेतृत्व किया विभिन्न स्थानों पर। सबसे महत्वपूर्ण तो वही हैं जो पूछे जाते हैं। दूसरा, किन परिस्थितियों में ये विद्रोह हुआ, ऐसी क्या परिस्थितियां थी, ठीक है, ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण लोगों को विद्रोह करने पर विवश होना पड़ा, वो परिस्थितियां देखनी है। और 1857 के बाद क्या परिवर्तन हुए उसको भी याद रखने की ज़रूरत है कि 1857 की क्रांति के बाद किस प्रकार का परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और याद रखना है कि 1857 की जब हम विद्रोह की बात करते हैं तो 1857 के इसी विद्रोह के बाद बंगाल का एक जिला है नादिया। कौन सा जिला है? नादिया। और बंगाल का ये जिला जो है, पश्चिम बंगाल का एक जिला है नादिया, और इस नादिया जिले में भी गोविंदपुर नामक गांव है। कौन सा गांव है? गोविंदपुर। नादिया जिले में गोविंदपुर नामक गांव है, और इस गोविंदपुर नामक गांव में नील उपद्रव प्रारंभ हो गया। क्या प्रारंभ हो गया? नील उपद्रव या नील विद्रोह प्रारंभ हो गया, जो कि समय था 1869 का, ठीक है, 1859 का, सॉरी। तो नील उपद्रव यहाँ पे प्रारंभ हो गया। और आपको बता दें कि इस नील उपद्रव का वर्णन या आप कह सकते हो चर्चा एक पुस्तक में देखने को मिलती है जिसका नाम है नील दर्पण। और नील दर्पण नामक ये जो पुस्तक है, इसके लेखक की यदि हम बात करें तो इनका नाम है दीनबंधु मित्र। क्या नाम है? दीनबंधु मित्र। तो ये भी याद रखने की जरूरत है, दीनबंधु मित्र जो है ये इस नील दर्पण नामक रचना के लेखक हैं। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, यदि हम पूछ लें इसके स्वरूप की बात तो याद रखिएगा इस आंदोलन की शुरुआत जो है वो दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने की थी। किसने किया था? दिगंबर और विष्णु विश्वास ने किया था। हम नील विद्रोह की बात कर रहे हैं। और इसका कारण क्या था कि जो भारतीय कृषक थे, भारतीय कृषकों द्वारा ब्रिटिश सरकार के नील उत्पादन की अनिवार्यता के विरुद्ध बंगाल में विद्रोह किया जाने वाला। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। कल हमने कुछ चीज़ें पढ़ा था 1857 के विद्रोह के बारे में, और 1857 के जब हम विद्रोह की हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हमने पढ़ा था, जैसे दिल्ली हमने पढ़ा था, ठीक है, हमने दिल्ली पढ़ा कि भैया दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय और जफर बख्त खां, बहादुर शाह द्वितीय और जफर बख्त खां, इन दोनों ने नेतृत्व संभाला था। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस विद्रोह को दबाया किसने। तो इस विद्रोह को दिल्ली में दबाया, इनका नाम है जॉन निकोलसन प्लस हडसन। इन दोनों लोगों ने मिलकर दिल्ली में विद्रोह को दबाया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया कानपुर, और कानपुर की जब हम बात करते हैं जहाँ पे नाना साहब तात्या टोपे, नाना साहब के साथ साथ कौन था? तात्या टोपे, इन दोनों लोगों ने नेतृत्व संभाला था। यहाँ पर विद्रोह को किसने दबाया? तो इनका नाम था कॉलिन कैंपबेल। क्या नाम था? कॉलिन कैंपबेल, ठीक है, कॉलिन कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबाया था। कानपुर के बाद हम बात करते हैं लखनऊ की। किसकी बात आती है? लखनऊ की बात आती है। और जब लखनऊ की बात आती है तो बात आती है बेगम हजरत महल की, बेगम हजरत महल की, और बेगम हजरत महल के साथ साथ बिरजिस कादिर की। किसकी बात आती है? बिरजिस कादिर की, ठीक है, बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर की बात आती है। और आपको बता दें
यहाँ भी कॉलिन कैंपबेल ने ही विद्रोह को दबाया। किसने दबाया? कॉलिन कैंपबेल ने विद्रोह को दबाया। ठीक है, लखनऊ के बाद फिर बात आती है झांसी ग्वालियर। ठीक है, झांसी ग्वालियर। झांसी ग्वालियर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, इन दोनों लोगों ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। और झांसी में विद्रोह को किसने दबाया? तो याद रखिएगा जनरल होरोज, इन्होंने विद्रोह को दबाया था। झांसी ग्वालियर के बाद हम बढ़ते हैं जगदीशपुर। जगदीशपुर की जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कुंवर सिंह और अमर सिंह के बारे में, कि भैया कुंवर सिंह थे और इनके भाई थे अमर सिंह। इन दोनों लोगों ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इस विद्रोह को दबाया किसने था? तो याद रखिएगा विलियम टेलर, नाम याद रखिएगा विलियम टेलर। और विलियम टेलर के साथ साथ विंसेंट आयर, किसने दबाया था? विंसेंट आयर। तो ये दो नाम आपको याद रखना है जगदीशपुर के संदर्भ में। जगदीशपुर के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो बात आती है फैजाबाद की। किसकी बात आती है? फैजाबाद की बात आती है। फैजाबाद की जब बात आती है तो बात आती है मौलवी अहमदुल्लाह की। ठीक है, मौलवी अहमदुल्लाह की जब बात आती है तो आपको बता दें यहाँ पे कर्नल नील की बात आती है। किसकी बात आती है? कर्नल नील की बात आती है, इन्होंने विद्रोह को दबाया था। फैजाबाद के बाद फिर बात आती है इलाहाबाद। इलाहाबाद की जब बात करते हैं तो आप बात करते हो लियाकत अली की। और आपको यहाँ पे यह भी बता दूं कि यहाँ पे विद्रोह को दबाया था कर्नल नील ने। तो फैजाबाद और इलाहाबाद, इन दोनों स्थानों के विद्रोह को कर्नल नील ने दबाया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर बात आती है बरेली की, कि बरेली में विद्रोह को किसने दबाया। इसके बाद अगली जो बात आती है वो बात आती है बरेली की। किसकी बात आती है? बरेली की बात आती है। और बरेली की जब हम बात करते हैं तो खान बहादुर खान, किसकी बात आती है? खान बहादुर खान की बात आती है। और आपको यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे विंसेंट आयर, एक नाम याद रखिएगा, विंसेंट आयर थे जिन्होंने विद्रोह को दबाया था। बरेली के बाद फिर बात आती है फतेहपुर की। ठीक है, बरेली के बाद बात आती है फतेहपुर की। और जब फतेहपुर की हम बात करते हैं तो अजीमुल्ला, ठीक है, अजीमुल्ला का नाम आता है जिन्होंने विद्रोह को दबाया था। और अजीमुल्ला की जब हम बात करते हैं तो अजीमुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया था फतेहपुर में। और यहाँ पे जो विद्रोह था उसको दबाया था जनरल रेनल्ड ने। किसने दबाया था? जनरल रेनल्ड का नाम यहाँ पे आता है, तो याद रखना है जनरल रेनल्ड का नाम यहाँ पे आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कहाँ पे किसने विद्रोह को दबाया, क्योंकि अक्सर जब हम परीक्षाओं की बात करते हैं तो इतनी जानकारी सबको होती है। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें सब कर ले जाते हैं कि कहाँ पे किस क्षेत्र में किसने नेतृत्व किया। तो अब आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि विद्रोह दबाया किसने, किसके द्वारा विद्रोह दबाया गया, यह भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें कुछ नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अन्य चीज़ों के बारे में। अब इसमें कुछ चीज़ और हम देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें तो आपकी हो गई जो आपको पता होना चाहिए। अब जब 1857 की हम बात करते हैं तो 1857 के विद्रोह पर कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं। इस पे कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं और उन पुस्तकों के लेखकों के बारे में पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले बात आती है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, फर्स्ट याद रखने की ज़रूरत है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस।
और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस की जब बात करते हैं, इस पुस्तक को लिखा विनायक दामोदर सावरकर ने। किसने लिखा? विनायक दामोदर सावरकर। तो विनायक दामोदर सावरकर, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर की बात आती है। दूसरी बात आती है यहाँ पे द ग्रेट रिवेलियन। द ग्रेट रिवेलियन, ठीक है, द ग्रेट रिवेलियन। द ग्रेट रिवेलियन की जब हम बात करते हैं तो द ग्रेट रिवेलियन नामक जो पुस्तक थी, ये अशोक मेहता द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? अशोक मेहता द्वारा लिखी गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी एक पुस्तक आती है जिसका नाम है 1857। 1857 की जब हम बात करते हैं तो याद रखा है एस एस सेन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और चौथी जब हम बात करते हैं रिवेलियन 1857, याद रखने की ज़रूरत है। रिवेलियन 1857। रिवेलियन 1857 की जब बात करते हैं तो पीसी जोशी का नाम आता है, ठीक है, पीसी जोशी का नाम आता है। रिवेलियन 1857 में पीसी जोशी का नाम आता है। अगला है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी। हिस्ट्री ऑफ, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी। और हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी की जब बात करते हैं तो टी.आर. होम्स की बात आती है। टी.आर. होम्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और एक और पुस्तक का नाम आप याद रख लीजिएगा जिसका नाम है कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। कॉलेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी। और कॉलेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी की जब बात करते हैं तो सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये 6 पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। 6 की 6 पुस्तकें आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें, जितनी ज़्यादा चीज़ें आपको इस सेशन में बताई जा रही हैं, शायद ही किसी एक पुस्तक में आपको इतनी सारी चीज़ें देखने को मिले। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, विद्रोह का क्रम क्या था उसको भी हम समझ लेते हैं। विद्रोह का कालानुक्रम क्या था? विद्रोह का कालानुक्रम क्या था उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। विद्रोह के कालानुक्रम की जब बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है 2 फरवरी की। 2 फरवरी 1857 की बात आती है। और 2 फरवरी 1857 की जब बात करते हैं तो बहरामपुर में विद्रोह हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बहरामपुर, याद रखना है, बहरामपुर में विद्रोह हुआ था। कहाँ पे विद्रोह हुआ था? बहरामपुर में विद्रोह हुआ था। और यहाँ पे किसके द्वारा विद्रोह किया गया था? 19वीं, याद रखिएगा, 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा विद्रोह किया गया था। अगला था 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 की जब बात करते हैं तो बात आती है बैरकपुर की। किसकी बात आती है? बैरकपुर की बात आती है। बैरकपुर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, मुर्शिदाबाद में, बंगाल की बात आती है। और यहाँ पे जो विद्रोह था वो 34वीं, ये जरूर याद रखिएगा, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन की 5वीं कंपनी में जो कार्यरत कर्मचारी थे जिनका नाम था मंगल पांडे, उनके द्वारा विद्रोह किया गया था। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मंगल पांडे निम्नलिखित में से किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े थे? 34वीं, 19वीं, तो याद रखिएगा 34वीं से जुड़े थे। इसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण तिथि आती है वो आती है 10 मई की। और 10 मई 1857 की बात आती है। 10 मई 1857 की बात करें तो यहाँ पे मेरठ विद्रोह आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मेरठ विद्रोह देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि बंगाल आर्मी की 11वीं और जो 20वीं नेटिव कैवलरी के जवान थे, उन्होंने एकत्र होकर विद्रोह किया था।
10 मई के बाद फिर बात आती है 12 मई की। 12 मई 1857 की जब बात आती है तो दिल्ली विद्रोह हुआ था। ठीक है, दिल्ली विद्रोह हुआ था। और इसके बाद फिर बात आती है 4 जून की। 4 जून 1857 की बात आती है और यहाँ पे लखनऊ विद्रोह हुआ, झांसी विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? लखनऊ विद्रोह और झांसी विद्रोह आपको देखने को मिला था। ठीक है, लखनऊ विद्रोह और झांसी विद्रोह देखने को मिला था। इसी के बाद फिर बात आती थी 5 जून 1857 को। 5 जून 1857 की बात करते हैं तो कानपुर विद्रोह हुआ था। ठीक है, कानपुर विद्रोह हुआ था। और इसके बाद 6 से 7 जून 1857 की बात करें, 6 से 7 जून 1857 की बात करें तो इलाहाबाद विद्रोह हुआ था। कौन सा हुआ था? इलाहाबाद विद्रोह हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद विद्रोह हुआ था। और विद्रोह में ना हिस्सा लेने वाले कौन कौन से थे? तो याद रखिएगा, कश्मीर के थे गुलाब सिंह, कश्मीर के थे गुलाब सिंह जिन्होंने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था, इनका नाम याद रखना है। हैदराबाद के सालार जंग, हैदराबाद की जब बात आती है तो सालार जंग म्यूजियम भी आपने सुना होगा, सालार जंग ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया था। भोपाल की बेगम थी, उन्होंने भी हिस्सा नहीं लिया था। और साथ ही साथ जो भारत का बुद्धिजीवी शिक्षित वर्ग था उसने भी इस विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था। तो इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और आपको याद होना चाहिए। जब हम 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं तो इससे जुड़े हुए कुछ चीज़ें जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। कुछ कमीशन का गठन किया गया था, शायद ही आपको कहीं पे पुस्तकों में ये चीज़ें मिलें, तो याद रखिएगा कुछ कमीशन का गठन किया गया था। सबसे पहले एक कमीशन गठित किया गया था जिसको बोलते थे पील कमीशन। क्या बोला जाता था? पील कमीशन। अब पील कमीशन का गठन हुआ था 1858 में। और यहाँ पे आपको बता दें कि 1858 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील कमीशन, किसके लिए? सेना के पुनर्गठन के लिए। तो याद रखिएगा कि पील कमीशन क्यों लाया गया था? सेना का पुनर्गठन करने के लिए। और सेना का पुनर्गठन करने के लिए रिपोर्ट देना था इस कमीशन को, क्योंकि 1857 का विद्रोह हो चुका था। और इसमें जो विद्रोही थे वो ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कि उत्तर भारत के जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया था। तो ये जो पील कमीशन लाया गया था कि सेना में किस प्रकार से लोगों को रखा जाए, किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों की लोगों की बटालियन बनाई जाए, जिससे कि यदि एक क्षेत्र के लोग विद्रोह पर आतुर होते हैं तो दूसरा उनका सपोर्ट ना करे। कुछ इस तरह से व्यवस्था के लिए ये कमीशन स्थापित किया गया था जिसको रिपोर्ट देनी थी। इसके बाद अगला था रॉयल कमीशन। अगला था रॉयल कमीशन। और रॉयल कमीशन की जब हम बात करते हैं तो सैनिकों की भर्ती हेतु एक रॉयल कमीशन का गठन करना था, जिसमें बड़ी कुटिलता से फूट डालो और राज करो, फूट डालो और फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो, इस नीति का अनुसरण किया। और सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय, सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया। इसके बाद फिर बात आता है इनाम कमीशन। क्या बात आता है? इनाम कमीशन। ठीक है, इनाम कमीशन की जब बात करते हैं तो ये हुआ था 1854 में। और इनाम कमीशन की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा बात आती है डलहौजी की। किसकी बात आती है? डलहौजी की। डलहौजी ने जमींदारों एवं जागीरदारों की जांच के लिए बंबई में इनाम कमीशन का गठन किया था। इस कमीशन ने 35,000 जागीरों की जांच की थी। याद रखना है, 35,000 जागीरों की जांच की थी। और 35,000 में से 20,000 जागीरों को इन्होंने जब्त कर लिया था और कंपनी की सेवा में भारतीयों को उच्च पदों पर नहीं रखा था। तो ये भी 3 कमीशन आपको याद रखने की ज़रूरत है, पील कमीशन, रॉयल कमीशन और इनाम कमीशन, जिसमें पील कमीशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, साथ ही साथ रॉयल कमीशन भी याद रखना है। जैसे आज अलग अलग बटालियन देखते होगे आप, जाट बटालियन, गोरखा बटालियन, तो ये कहीं ना कहीं न्यू डाली थी इसकी अंग्रेज़ों ने, और वही आज भी आपको देखने को मिल रही है। और इसी तर्ज पर अलग अलग जाति के लोग अपनी अपनी बटालियन की अब बात करते नजर आ रहे हैं, जबकि ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। चाहिए
चाहिए कि जो भी इस प्रकार की बटालियन है जो जाति धर्म के आधार पर बनाई गई हैं उन सबको भंग किया जाए और कॉमन जैसे भारतीय सेना में कोई है तो एक सैनिक के रूप में ही उसको जाना जाए, ऐसा नहीं कि अलग अलग बटालियन के नाम से उसकी पहचान बने। तो इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो उम्मीद करता हूँ कि 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आएगा तो आप उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखिएगा, यदि पूछ लिया जाए कि इसका परिणाम क्या हुआ, 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम में सबसे पहले आप याद रखिएगा परिणाम क्या हुआ। अभी एक आपने देखा पील कमीशन के बारे में, तो इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम में पहला क्या हुआ, पहला हुआ सेना का पुनर्गठन। क्या हो गया, सेना का पुनर्गठन। ठीक है, सेना का पुनर्गठन हो गया। दूसरा आपको देखने को मिलता है कंपनी के शासन का अंत हो गया। क्या हो गया, कंपनी के शासन का अंत हो गया, कंपनी के शासन का अंत हो गया। और तीसरा देखने को मिलता है नई शासन नीति। क्या देखने को मिलता है, नई शासन नीति आपको देखने को मिलती है। चौथा आपको देखने को मिलता है साम्राज्यवादी नीति में परिवर्तन हुआ। चौथा जो बदलाव देखने को मिलता है वो साम्राज्यवादी नीति में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ पांचवा जो देखने को मिला वो भारत में शासन की बागडोर लंदन में चली गई। ठीक है, आप जानते हैं कि इसके बाद क्राउन के अधीन आ गया था प्रशासन, और इसके साथ साथ भारतीय राजनीति में इसी के बाद से उग्रवाद का उदय भी देखने को मिलता है। उग्रवाद का उदय भी इसी के बाद से देखने को मिलता है, और निश्चित तौर पे इससे भारतीयों को लाभ देखने को मिला। और एक नुकसान भी हुआ, क्या बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि इसने कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम वैमनस्य जो है, हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का जो बीज था वो इसने बो दिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जीके खंड की। ये तो जीएस की बात होगी, जीएस के बाद अब हम बात कर लेते हैं जीके खंड की कि भैया जीके में क्या चीज़ें आपको अनिवार्य रूप से देखनी चाहिए। ठीक है, जीके खंड की बात कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी आप कह लीजिए कि तैयार हो जाएंगी। अब जीके खंड में आज जो हमें देखना है, जीके खंड की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम देख रहे थे। ठीक है, आप सबको पता है, कल का सेशन यदि आपने देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम देख रहे थे, और भारत में कौन कौन सी हैं हम देख रहे थे। और हम पहुँचे कहाँ थे, हम भारत के पर्वतीय रेलवे तक पहुँचे थे। भारत के पर्वतीय रेलवे तक की हमने बात किया था, और भारत के पर्वतीय रेलवे में हमने बताया कि जब हम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करते हैं तो इसमें पर्वतीय रेलवे में सबसे पहले दार्जिलिंग की बात आ जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला कालका शिमला की बात आ जाती है, कालका शिमला की बात आ जाती है, और अगला नीलगिरी पर्वतीय रेलवे की बात आ जाती है, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे की बात आ जाती है। इसकी चर्चा हमने कर लिया था। अब इसी के बाद हमें आगे बढ़ना है, और सबसे पहला जो आता है वो है महाबोधि मंदिर परिषद। किसकी बात आती है, महाबोधि मंदिर परिसर, महाबोधि मंदिर परिसर की बात आती है, जो कि है कहाँ पे, बोध गया में। ठीक है, महाबोधि मंदिर परिषद बोध गया पटना में है, इसकी बात देखने को मिलती है। महाबोधि मंदिर परिषद की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें पहला मंदिर सम्राट अशोक द्वारा बोध वृक्ष के आसपास 3री शताब्दी में बनवाया गया था। ये पहला मंदिर था जो सम्राट अशोक ने बनवाया था, और बोध वृक्ष था, बोध वृक्ष के आसपास इसको बनवाया था। यह वह स्थान था जहां गौतम बुद्ध को प्रबोध की प्राप्ति हुई थी, प्रबोध प्राप्ति जहाँ पे गौतम बुद्ध की हुई थी वही ये स्थान था। ठीक है, इसके बाद अगला आता है, कल के बाद ही हम आगे बढ़ रहे हैं, अगला आता है भीमबेटका शैलाश्रय। किसकी बात करते हैं, भीमबेटका शैलाश्रय। ठीक है, भीमबेटका शैलाश्रय की बात आती है, और भीमबेटका शैलाश्रय की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें ये है कहाँ पे, ये है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका शैलाश्रय कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के तलहटी में स्थित है। किस पर्वत श्रृंखला के, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के तलहटी में ये स्थित देखने को मिलता है।
और ये जो स्थल हैं ये मेसोलिथिक काल के माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? मेसोलिथिक काल। याद रखिएगा, ये जो स्थल हैं ये मेसोलिथिक काल के बताए जा रहे हैं। आगे जब हम बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की बात आती है। किसकी बात आती है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की बात आती है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की बात आती है। और आपको बता दें कि इसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? विक्टोरिया टर्मिनस। ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये मध्य रेलवे का मुख्यालय है। किसका? मध्य रेलवे का ये मुख्यालय है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसको डिजाइन किसने किया था? तो फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने डिजाइन किया था। और यहाँ पे गोथिक शैली, वास्तुकला की गोथिक शैली आपको देखने को मिलती है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में गोथिक कला शैली आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अगला आपको देखने को मिलता है चंपानेर। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। ठीक है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, ये आपको पता होना चाहिए। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क की बात करें तो ये कहाँ देखने को मिलता है? ये गुजरात में देखने को मिलता है। यह गुजरात के पंचमहल जिले में है। कहाँ पे है? पंचमहल जिला, याद रखना है, गुजरात के पंचमहल जिले में है। और पावागढ़ पहाड़ी की चोटी पर एक स्थित मंदिर है जिसको बोलते हैं कालिका माता मंदिर, और जैन मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। तो सिर्फ इतना याद रखो आपकी परीक्षा के लिए कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क जो है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, किस राज्य में है? आप बताएंगे गुजरात। इसके बाद बात आती है लाल किला की। अगला वर्ल्ड हेरिटेज साइट लाल किला है। लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली में देखने को मिलता है। और लाल किला की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं मुगल सम्राट थे जिनका नाम था शाहजहां। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा इसको बनाया गया था। कब? 17वीं शताब्दी में। ठीक है, मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। और अपनी नई राजधानी सहानाबाद, याद रखिए, शाहजहानाबाद के हिस्से के रूप में इसे बसाया था। यमुना नदी के किनारे ये आपको देखने को मिलता है। और इस परिसर में दीवान ए आम, दीवान ए आम तथा मोती मस्जिद देखने को मिलते हैं। तीन चीज़ें आपको एक ही परिसर में देखने को मिलती हैं। लाल किला के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर बात आती है जंतर मंतर की। किसकी बात आती है? जंतर मंतर। और जंतर मंतर की जब बात करते हैं तो ये कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है जयपुर में। और जयपुर कहाँ है? राजस्थान की राजधानी है। तो जंतर मंतर कहाँ पे है? जयपुर में है। और आपको बता दें 1727 से लेकर 1734 ईस्वी के बीच महाराजा जय सिंह द्वितीय, किसके द्वारा? महाराजा जय सिंह द्वितीय, याद रखना है 1727 से 1734 के मध्य महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा इसका निर्माण किया था। और जयपुर वेधशाला सभी 5 जंतर मंतरों में सबसे बड़ी है। इसके बाद अगली जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बहुत महत्वपूर्ण है, यह है आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, भारत का पूरा पश्चिमी घाट एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और आपको बता दें इसको सह्याद्री, ठीक है, सह्याद्री पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। इसको सह्याद्री पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। कई राज्यों में इसका विस्तार पश्चिमी घाट का है, जैसे दक्षिण से यदि हम बात करें तो केरल में भी इसका विस्तार है, तमिलनाडु में भी इसका विस्तार है, ठीक है, कर्नाटक में भी इसका विस्तार है, और महाराष्ट्र में इसका विस्तार है। तो इसका विस्तार 4 राज्यों में देखने को मिलता है। दुनिया के 10 हॉटेस्ट जैव विविधता हॉटस्पॉट में से ये माना जाता है। दुनिया के 10 हॉटेस्ट जैव विविधता स्पॉट में से इसको माना जाता है। पश्चिमी घाट के कुछ प्रमुख उप समूह हैं, कौन कौन से? पहले अगस्त्यामलाई, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। अगस्त्यामलाई के बाद फिर पेरियार आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पेरियार के बाद आपने अन्नामलाई पढ़ा होगा, ठीक है। और अगला आपने नीलगिरी पढ़ा होगा।
नीलगिरी के बाद कुद्रेमुख भी आपने पढ़ा होगा। ये सब इसी का विस्तार माने जाते हैं, या आप कह लीजिए इसके उप समूह हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अगला जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पश्चिमी घाट के बाद, वो आता है राजस्थान के पहाड़ी किले। क्या है? राजस्थान के पहाड़ी किले। राजस्थान के जो पहाड़ी किले हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आते हैं, और इसमें जैसे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ के बाद कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ के बाद रणथंभौर, रणथंभौर का किला, रणथंभौर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर का किला, जैसलमेर के बाद गागरोन, गागरोन का किला, गागरोन के बाद आमेर, बहुत महत्वपूर्ण है, आमेर का किला। ये जो किले हैं ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं राजस्थान की, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक प्रमुख वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको बोलते हैं रानी की वाव, रानी की वाव। रानी की वाव की जब बात करते हैं तो ये कहाँ है? पाटन में है, और पाटन कहाँ पे है? गुजरात में है। तो रानी की वाव पाटन गुजरात में है। इसे द क्वीन के स्टेप वेल के रूप में जाना जाता है, द क्वीन के स्टेप वेल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पाए जाने वाले 10 अवतारों के रूप में भगवान विष्णु की कई मूर्तियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। तो स्थान सिर्फ याद रखिए कि रानी की वाव कहाँ है? गुजरात में है। इसके बाद है महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान, महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, एक नेशनल पार्क है, और यह भी आप कह लीजिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, इसके बाद अगली जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत की आती है वो भी महत्वपूर्ण है, इसका नाम है नालंदा महाविहार। याद रखिएगा, नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल। तो नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल जो है यह भी नालंदा में है। ठीक है, नालंदा कहाँ पे है? बिहार में है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और याद रखिएगा इसमें मठवासी और विद्वान जो संस्थान की पुरातात्विक अवशेष हैं वो शामिल हैं। इसमें स्तूप, तीर्थ, मंदिर, विहार सब देखने को मिलते हैं। सॉरी, मंदिर नहीं है, तीर्थ, विहार और स्तूप देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आपको पता होगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में आपको देखने को मिलता है, सिक्किम राज्य में आपको ये देखने को मिलता है। और याद रखिएगा ये हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है, हिम तेंदुए के लिए ये प्रसिद्ध है, अल्पाइन वनों के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अल्पाइन वनों के लिए, हिम तेंदुओं के लिए ये प्रसिद्ध है। सांस्कृतिक तत्व की बात करें तो यहाँ पे धोलुंग मठ आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? धोलुंग मठ आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद अगला आपका आ जाता है ली, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। ली कार्बूजियर, ली कार्बूजियर का पुरातात्विक कार्य, का पुरातात्विक, ली कार्बूजियर का पुरातात्विक कार्य ये कहाँ पे है? ये चंडीगढ़ की हम बात कर रहे हैं। और इसमें भी पता होना चाहिए कि यह माना जाता है कि 17 साइट ऐसी हैं जिन्हें ली कार्बूजियर के कार्य के रूप में जाना जाता है, और इसलिए इसको भी ली कार्बूजियर का जो पुरातात्विक कार्य है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में रखा गया है। ठीक है, अगला आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद एक शहर है। ठीक है, अहमदाबाद जो शहर है गुजरात का, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जगह मिली है। इसकी स्थापना की बात करें तो सुल्तान अहमद शाह, किसके द्वारा की गई थी? सुल्तान अहमद शाह ने 15वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। तो सुल्तान अहमद शाह द्वारा 15वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी।
और यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल बनने वाला ये भारत का पहला शहर। इससे पहले किसी शहर को विश्व विरासत स्थल का दर्जा नहीं मिला था। इसके बाद अगला इसी के साथ साथ याद रखिएगा, मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेम्बल, ठीक है, क्या है, विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेम्बल कहाँ का है, मुंबई का है। तो मुंबई कहाँ पे है, महाराष्ट्र, तो इसका संबंधित हो गया महाराष्ट्र से। आपको बता दें यह मुंबई के उच्च न्यायालय राजाबाई क्लॉक टावर, उच्च न्यायालय राजाबाई क्लॉक टावर, इरोस सिनेमा और मुंबई विश्वविद्यालय का जो भवन है उसका एक संग्रह है। तो विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेम्बल क्या है, 3 से 4 भवन हैं, जिसमें मुंबई हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, राजाबाई क्लॉक टावर हो गया, इरोस सिनेमा हो गया और मुंबई विश्वविद्यालय हो गया। इनके भवनों का एक समूह है जिसको विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। इसके बाद बात आती है जयपुर की, ठीक है। जयपुर कहाँ पे है, राजस्थान में है। और जयपुर की जब हम बात करते हैं, इसकी स्थापना 1727 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, सवाई जय सिंह द्वारा की गई थी। यहाँ के शासक थे सवाई जय सिंह, और सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बनने वाला ये भारत का दूसरा शहर है। इससे पहले पहला शहर कौन था, अभी मैंने आपको बताया कि पहला शहर गुजरात था। जयपुर में जो स्मारक हैं, हवा महल, जंतर मंतर, बिरला मंदिर, इनको आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी भारत की, उनकी चर्चा यहाँ पे समाप्त होती है, ठीक है। इसके साथ साथ ये तो हो गए क्या, ये तो हो गए मूर्त विरासत, ठीक है। अब अमूर्त विरासत में हमने आपको बोला था अमूर्त तत्व कौन कौन से हैं, याद रखिएगा। अमूर्त सांस्कृतिक तत्व कौन कौन से हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, ठीक है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन से हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। तो सबसे पहले जो नाम आता है आपको बता दें, कुल 13 हैं। 13 भारत के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं जिनको 13 भारत के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। इनमें सबसे पहले आता है वैदिक जाप। क्या आता है, वैदिक जाप। और वैदिक जाप की जब बात करते हैं तो जैसे आप बोलते हैं ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। योग है, योग हम 21 जून को मनाते हैं, विश्व योग दिवस हम मनाते हैं 21 जून को। तो 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, 2016 में इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिला था। तीसरा जो देखने को मिलता है नवरोज़ का जिक्र इतिहास में तो होता ही है, एक फारसी त्यौहार है या ईरानी नववर्ष आप कह लीजिए। इसको भी 2016 में अमूर्त विरासत का दर्जा मिला। इसके बाद अगला आता है लद्दाख का बौद्ध जप। लद्दाख का जो बौद्ध जप है उसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। अगला आपको देखने को मिलता है बर्तन बनाने के पारंपरिक जो पीतल और तांबे के शिल्प हैं। क्या हैं, बर्तन बनाने के पारंपरिक जो पीतल हैं, पारंपरिक पीतल हैं और तांबे के शिल्प हैं, और तांबे के शिल्प हैं जो कि पंजाब से हैं, इनको भी अमूर्त विरासत का दर्जा मिला। छठवां आपको देखने को मिलता है कुंभ मेला। कुंभ मेला महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगता है। 2017 में इसको अमूर्त विरासत का दर्जा दिया गया, अमूर्त सांस्कृतिक तत्व का दर्जा दिया गया। इसके बाद सातवां आपका आता है कुटियाट्टम, और कुटियाट्टम के साथ आप कह लीजिए यह एक संस्कृत रंगमंच है केरल का, इसको भी अमूर्त सांस्कृतिक तत्व का दर्जा मिला। इसके बाद अगला जो है, जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, वो है
मुदेठु, मुदेटू। और मुदेटू की जब बात करते हैं तो यह एक अनुष्ठान थिएटर है, कहाँ का, केरल का। इसको भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में रखा गया है। फिर बात आती है छऊ नृत्य। छऊ नृत्य की बात आती है और आप जानते हैं यह 3 शैलियों में पाया जाता है, जिसका नाम उस स्थान के नाम पर रखा गया है जहाँ पर ये प्रदर्शन करते हैं। जैसे पहला है पुरुलिया छऊ। पुरुलिया छऊ की जब बात करें तो पुरुलिया छऊ का संबंध कहाँ से है, पश्चिम बंगाल से है। ठीक है। दूसरा जो छऊ नृत्य का प्रकार है वो है मयूरभंज छऊ। मयूरभंज छऊ, और मयूरभंज छऊ जो है ये उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है। तीसरा जो छऊ नृत्य का प्रकार है वो है सरायकेला। क्या है, सरायकेला छऊ। और सरायकेला छऊ की बात करें तो ये झारखंड से संबंधित है। तो छऊ नृत्य के ये 3 प्रकार आपको याद रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ संकीर्तन हो गया, इसके साथ साथ संकीर्तन हो गया। और संकीर्तन कहाँ का, मणिपुर का। मणिपुर का जो संकीर्तन है याद रखना है, इसको भी विश्व विरासत स्थल का, अमूर्त विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला है। संकीर्तन के साथ रामलीला। रामलीला आप जानते हैं रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन है, विशेष रूप से यूपी में किया जाता है और इसको भी अमूर्त विरासत का दर्जा मिला है। अगला है राममन। राममन, राममन की जब बात करें तो गढ़वाल हिमालय का एक धार्मिक त्यौहार है और अनुष्ठान है। ठीक है, धार्मिक त्यौहार है, अनुष्ठान है, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, गढ़वाल हिमालय का, आप ऐसे कह लीजिए गढ़वाल हिमालय का, और इसको भी ये दर्जा मिला है। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो हैं ये आपको पता होने चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। राममन भी आपको याद रखने की जरूरत है। राममन किस राज्य का है यदि पूछा जाए, गढ़वाल हिमालय की बात हो रही, मतलब उत्तराखंड की बात हो रही है। तो सभी से संबंधित राज्य मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले राममन, ये हो गया आपका उत्तराखंड। संकीर्तन मणिपुर, संकीर्तन के बाद आपने देखा रामलीला उत्तर प्रदेश। छऊ नृत्य की जब बात करते हैं तो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तीनों से संबंधित है। इसके बाद आता है मुदियट्टू अनुष्ठान थिएटर है, केरल का नृत्य है। ठीक है। इसके बाद बात आता है कुटियाट्टम, ये भी केरल से संबंधित हो गया। कुंभ मेला की बात करते हैं तो 3 राज्यों से संबंधित है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कालबेलिया लोकगीत और राजस्थान के नृत्य की बात करें तो ये राजस्थान से संबंधित हो गया। और फिर बर्तन बनाने का जो पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प है ये पंजाब का हो गया। और लद्दाख का जो बौद्ध जप है इसको भी इस श्रेणी में रखा गया है। तो इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आता है तो आप कर ले जाएंगे। देखो, एक चीज़ याद रखना है, इस सेशन का जो उद्देश्य है कि हम 100% अपनी परीक्षा के लिए कि जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में हम आत्मनिर्भर हो सकें। करंट अफेयर्स के साथ साथ जो जीएस का खंड है, ठीक है, वहाँ पे हम अच्छा कर सकें, और जो जीके है वहाँ पे अच्छा कर सकें। साथ ही साथ मैथ में भी हम बेहतर कर सकें, ये हमारा प्रयास है। अब आइए मैथ के 1 से 2 प्रश्न हम देखेंगे। आज ज़्यादा समय नहीं है तो ज़्यादा प्रश्नों को नहीं देखूंगा मैं। मैथ के 1 से 2 प्रश्न हम देखेंगे और मैथ का टॉपिक आपको बताया गया था, लाभ और हानि हम देख रहे थे। कल भी हमने एक प्रश्न देखा था, उसी के बाद आज हम उसी के आगे के प्रश्न की बात करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है प्रीलिम्स हमारा यहाँ से 100% हो, उसी की दृष्टि से उसी को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें आप तक पहुँचाई जा रही हैं। अब जो आज का हम प्रश्न देखने वाले हैं, सबसे पहले मैं प्रश्न लिख देता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। लाभ हानि हमारा टॉपिक है। अब हम मैथ की बात कर रहे हैं, मैथ की बात कर रहे हैं, और मैथ में जो हमारा टॉपिक आता है वह है लाभ एवं हानि। ठीक है, लाभ एवं हानि की हम बात कर रहे हैं। लाभ एवं हानि में जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है, ध्यान से पहले प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कह रहा है 144 बाइसाइकिल, 144 बाइसाइकिल बेचने पर जॉन को 6 बाइसाइकिल के विक्रय मूल्य की हानि हुई। यानी को 6 बाइसाइकिल के
के विक्रय मूल्य की 6 बाईसाइकिल के विक्रय मूल्य की हानि 144 बाईसाइकिल बेचने पर जॉन को 6 बाईसाइकिल के विक्रय मूल्य की हानि हुई, उसका प्रतिशत हानि क्या है? उसका प्रतिशत हानि क्या है? प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। 144 बाईसाइकिल बेचने पर जॉन को 6 बाईसाइकिल के विक्रय मूल्य की हानि हुई, उसका हानि प्रतिशत क्या है ये आपको बताना है। प्रश्न अच्छा है भैया। पहले यदि हम ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें तो हम आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? हानि प्रतिशत पूछा जा रहा है। ठीक है, हानि प्रतिशत पूछा जा रहा है और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 144 बाईसाइकिल जब ये बेचता है तो इसको 6 बाईसाइकिल का हानि होता है। तो इस आधार पे आप निकाल सकते हो हानि प्रतिशत बराबर 6/144 धन 6 गुणे 100। ठीक है, अभी ये आ जाएगा 6/150 गुणे 100, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये हो गया 2। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया कि 4% की उसको हानि हुई है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। बहुत आसान आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न हम देख रहे हैं, ये प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कि सेब 50 रुपये में 5 की दर से खरीदे गए। क्या है? सेब 50 रुपये में 5 की दर से खरीदे गए तथा उतने ही सेब 50 रुपये में 10 की दर से 50 रुपये में 10 की दर से खरीदे गए। उन्हें मिलाकर 50 रुपये में 6 की दर से बेचा गया। आपसे पूछा जा रहा है प्रतिशत लाभ क्या है? प्रतिशत लाभ क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्या बोला जा रहा है? सेब 50 रुपये में 5 की दर से खरीदे गए तथा उतने ही सेब 50 रुपये में 10 की दर से खरीदे गए। उन्हें मिलाकर 50 रुपये में 6 की दर से ये बेच दिए गए। तो क्या फायदा यहाँ पे देखने को मिल रहा है? ठीक है, क्या लाभ देखने को मिल रहा है, उसी की यहाँ पे बात की जा रही है। अब जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है पहले प्रकार के सेब का क्रय मूल्य क्या हो गया? पहले प्रकार के सेब का क्रय मूल्य क्या हो गया? पहले प्रकार के सेब का क्रय मूल्य क्या हो गया? 50 रुपये में 5, तो 50/5 आप देख रहे होगे 10 रुपये प्रति सेब। ठीक है, 10 रुपये प्रति सेब की दर से पहले प्रकार में खरीदे गए। दूसरे प्रकार की जब हम बात करते हैं तो सेब का क्रय मूल्य क्या निकल के आता है कि 50 रुपये में 10 की दर से। ठीक है, 50 रुपये में 10 की दर से मतलब 5 रुपये पर सेब, यही निकल के आ रहा है ना, 5 रुपये प्रति सेब। तो ये हमने खरीदा, एक हमने खरीदा 10 रुपये प्रति सेब की दर से और एक हमने खरीदा 5 रुपये प्रति सेब की दर से। अब सेब का विक्रय मूल्य क्या है? सेब का विक्रय मूल्य की जब हम बात करते हैं तो क्या बोला जा रहा है? 50 रुपये में 6। तो विक्रय मूल्य क्या निकल के आता है? यहाँ से विक्रय मूल्य निकल के आता है 25/3 प्रति सेब। ठीक है, 25/3 रुपया प्रति सेब हम बेच रहे हैं। अब यदि हम मान लें, इस प्रकार के प्रश्नों में ऐसी मानना होता है कि माना दोनों प्रकार के एक एक सेब खरीदे गए, माना दोनों प्रकार के एक एक सेब खरीदे गए, तो कितने में खरीदे गए? 15 रुपये में, क्योंकि एक 10 में खरीदा गया, एक 5 में खरीदा गया, तो दोनों प्रकार के सेब खरीदने में कितने खर्च हुए? 15 रुपये। इसलिए यदि हम बात करें तो 2 सेबों का कुल विक्रय मूल्य क्या हो गया? 2 सेबों का कुल विक्रय मूल्य, 2 सेबों के कुल विक्रय मूल्य की यदि हम बात करते हैं तो कितना आ गया?
25/3 गुणे 2। ठीक है, अब 25/3 गुणे 2 जब हम निकालते हैं तो कितना आता है 50/3। मतलब 50/3 रुपये में हमने बेचा और 15 रुपये में हमने खरीदा। अब यदि प्रतिशत लाभ की बात करें तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100। तो विक्रय मूल्य कितना 50/3 माइनस 15, क्योंकि लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बटे प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 15, हल कर लो। ये कितना हो गया 50 बटे कितना है 3 है, तो 15 3 45, ऊपर आ गया 5/3 और ये हो गया 1/15। तो 5 3 15 कितना आ गया एक, यहाँ से ये हल होके आ जाएगा आपका 1/9 गुणे 100। अब इसको हल करोगे तो लगभग आ जाएगा आपका 11.11%। ये आपका लाभ हुआ। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आए तो ये देखना है कि ये जो डिजिट है ना ये समान होनी चाहिए हर जगह। नहीं समान है तो समान करोगे। जैसे मान लो बोल दिया गया एक हम 2 रुपये में 3 खरीद रहे हैं, दूसरा 4 रुपये में 2 खरीद रहे हैं, और हम जब बेच रहे हैं तो 3 रुपये में 9 बेच रहे हैं। तो यहाँ पे ना इसको देखो कि कितने में पहले खरीदा जा रहा है 2 में 4 में, तो आप क्या करो 12 रुपये में खरीद लो दोनों कंडीशन में और 12 रुपये में बेच दो, तो आसानी से आपका ये अंतर निकल जाएगा जैसे कि इस सवाल में निकला है। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को समझना है और ये वाला प्रश्न भी कई बार पूछा गया है और आगे भी संभावना है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि ये एक विशिष्ट प्रकार है जहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। अब बोला जा रहा है एक सिंपल प्रश्न देख लेते हैं जाते जाते। बोला जा रहा है हरि ने एक किताब हरि ने एक किताब 1000 में बेची। हरि ने एक किताब 1000 रुपये में बेची। अगर उसको 25% लाभ हुआ, अगर उसको 25% लाभ हुआ, हरि ने एक किताब 1000 में बेची, अगर उसको 25% लाभ हुआ तो किताब कितने में खरीदी गई थी। तो किताब कितने में खरीदी गई थी, किताब कितने में खरीदी गई थी। अब यहाँ पे यदि हम बात करें, हरि ने एक किताब क्या है 1000 रुपये में बेची और उसको 25% लाभ हुआ, मतलब 1000 रुपये में क्या है 25% जो लाभ है वो शामिल है, क्योंकि 1000 रुपये में बेच रहा है और 25% लाभ भी उसको मिल रहा है। तो हम क्या मान लेंगे, माना किताब x रुपये में खरीदी गई, माना किताब x रुपये में खरीदी गई। जब हमने मान लिया किताब x रुपये में खरीदी गई तो प्रश्न के अनुसार क्या आ जाएगा x प्लस x गुणे 25/100 बराबर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। यहाँ से हल होके क्या आ जाएगा आपका 5x/4 बराबर 1000। 5x बराबर क्या आ जाएगा 4000 और x बराबर क्या आ जाएगा 4000/5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 800 रुपये आपका आ जाएगा। इस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो गया 800 रुपये आपका आ गया। तो इस प्रकार से चीज़ों को आप हल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक आपसे मांगता हूँ, प्लीज़ एक लाइक अवश्य करिएगा यदि अच्छा लगता है। नहीं अच्छा लगता है तो वहीं पे डिसलाइक का भी थंब बना होता है, आप हमारे सेशन को डिसलाइक कर सकते हो, या आप हमारी कमियों को बता सकते हो कि किन कमियों पर हम काम करें जिससे आपका सेशन ये और आपके लिए लाभकारी साबित हो। तो यहीं पे अपने सेशन को बंद कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।